प्रकृति से प्रेम, प्रकृति से लाड़ दुलार, लो आ गया हमारा महापर्व छठ त्योहार। आप सभी दर्शकों को छठ महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। देखिए कितने पावन दिन चल रहे हैं, महाशिवरात्रि है और साथ ही साथ हमारे बिहार का महापर्व छठ आज से आरंभ हो रहा है। इस पावन बेला पर बिहार बिहान और भी खास हो गया है। मैं अर्पिता आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं और साथ ही साथ मेरी मनोकामना है कि ये पर्व आपके जीवन में ढेरों सुख समृद्धि लेकर आए, आप किसी भी बीमारी से दूर रहे, साथ ही आपका जो वैवाहिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, सब में खुशियां ही खुशियां आए। और इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करना चाहेंगे अनमोल वचनों के साथ। हम चाहेंगे कि आप महापुरुषों के अनमोल वचन से अपने दिन की शुरुआत कीजिए और अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भर दीजिए। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदें आप पर भी पड़ती हैं। महात्मा गांधी। अक्सर हम अपने जीवन में बहुत सारे काम में व्यस्त हो जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने शौक को छोड़ देते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जीवन क्या है? शौक, जिसमें हमारा दिल लगे, मन लगे। अगर वही काम हमें करने को मिल जाए तो उससे बेहतर क्या। और कहते भी हैं कि जिस काम को दिल से किया जाता है वो काम बहुत अच्छे से निखर कर आता है। चार लोग आपकी सराहना करने वाले भी ज़रूर आ जाएंगे अगर आपने अपने काम को अपने दिल से किया है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से बिहार बिहार में करवाने जा रहे हैं जो न सिर्फ अपने शौक को जिंदा रखती हैं बल्कि कई क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां हासिल करती हैं। चलिए स्वागत कर लेते हैं शीला कुमारी सिंह जी का, जो कि इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अर्पिता जी। आप न सिर्फ एक चित्रकार हैं, आप सिविल इंजीनियर भी हैं, आप कविताएं भी लिखती हैं, तो काफ़ी वृहद है आपका जो व्यक्तित्व। तो आपकी ये जो अद्भुत चित्रकारी है, थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को कि इसको पर्टिकुलर कहते क्या है और आप ये आर्ट किस विचार के साथ बनाती हैं? देखिए मैं एक कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हूँ और अब मैं अपनी भावनाओं को अपनी पेंटिंग के थ्रू व्यक्त करती हूँ। जो भी समाज में मुद्दे हैं, जो भी मैं जिस समाज में रहती हूँ, जिस सोसाइटी में रहती हूँ, वहाँ के माहौल का हम सब पे बहुत असर होता है। कोई प्राकृतिक मुद्दा हो, कोई नेचर से रिलेटेड मुद्दा हो, तो मैं इन मुद्दों पे काम करती हूँ। मुझे अध्यात्म से रिलेटेड पेंटिंग करना बहुत पसंद है और मैं एज ए कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट मैं बिल्कुल फ्री हूँ अपने आर्ट को करने के लिए। कोई भी माध्यम चुन सकती हूँ, किसी कहानी को कह सकती हूँ और ये आस की कला है और अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। इसमें कोई फिक्स फॉर्म नहीं होता है, फिक्स टाइप नहीं होता है और मुझे ये इसलिए बहुत पसंद है। अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत आसान हो जाता है इसमें, इसलिए मैं आप कह सकती हैं मैं एक कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हूँ और आर्ट मेरा पैसन है एक्चुअली। इसलिए मैं हर एक मुद्दे पे काम करती हूँ। नारी शक्ति है, अध्यात्म है, विलेज लाइफ है, फिर नेचर से रिलेटेड पेंटिंग्स हैं, मुझे बहुत पसंद हैं, तो इन मुद्दों पे मैं काम करती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर जो है आप अपने चित्रों से उसको बाहर ले आती हैं। जी। आपने अध्यात्म का भी जिक्र किया कि आप अध्यात्म पर खास तौर पर काम करती हैं। कुछ आपके विशेष काम रहे हो जिनको आप शेयर करना चाहें? जी, मेरी एक पेंटिंग है जिसको आपने अभी दिखलाया, वो मैं कृष्ण भगवान के साथ सुदर्शन चक्र के साथ मैंने बनाया है। उसका नाम ही मैंने सुदर्शन चक्र रखा है और मैंने इस पेंटिंग में दिखलाया है कि कैसे अच्छाई की जीत होती है बुराई पर। और जब पूरे यूनिवर्स को जब कंट्रोल करना होता है, जब यूनिवर्स में सफाई करनी होती है, तो एक सुदर्शन चक्र चलाना होता है। और सुदर्शन चक्र का मतलब ही है सुदर्शन, मतलब दिव्य दृष्टि, अच्छी दृष्टि, शुभ हो। और ये हमारी लाइफ से भी बहुत मिलता जुलता है कि हम अच्छाइयों को अगर रखते हैं अपने लाइफ में तो फिर बुराइयां अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं, या फिर अगर बुराई बहुत है समाज में तो भगवान को आना पड़ता है सुदर्शन चक्र लेकर के। तो मैंने ये पेंटिंग बनाई है और इस पेंटिंग में मैंने बहुत सारे कलर्स को दिया है। जैसे कृष्ण भगवान को मैंने दिया है ब्लू कलर में दिया है और जो सुदर्शन चक्र है वो येलो कलर है और उसके चारों तरफ येलो है, रेड है, ऑरेंज है। तो मैंने ये पेंटिंग दिव्य शक्ति, दिव्य पावर, ये कलर्स को मैंने डाला है। कलर का चुनाव भी मैंने इस सुदर्शन चक्र के हिसाब से ही मैंने किया है। वाह,
जी। मैम हमने एक और पेंटिंग आपकी देखी जिसमें एक महिला के सिर पे बोझ है और जी। गोद में बच्चा है। वैसे हम जी। देखते हैं कि महिलाओं के जीवन में ये एक आम बात होती है जहाँ उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। आपके मन में ये थॉट कैसे आया? देखिए, महिलाओं के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। वो घर का भी काम करती हैं, बाहर का भी काम करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं। तो मैं बचपन से ही ट्राइबल लाइफ को बहुत मैंने नज़दीक से देखा है। मैं औरतों को देखती थी, वो जंगल से लकड़ियाँ काट करके बच्चे के साथ वो शहर जा कर के बेचना और फिर घर वापस जाना। तो मुझे लगा कि औरतों के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने उसको इस पेंटिंग में मैंने जो लकड़ियों का बोझ है, लकड़ियों का जो गट्ठर है, मैंने दिखलाया है कि वो उस पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने इससे डिपिक्ट किया है और वो अपनी मातृत्व ड्यूटी को भी वो पूरा कर रही है। बच्चे के साथ वो अर्न भी कर रही है, मेहनत भी कर रही है। और मैंने इस पेंटिंग में बहुत सॉफ्ट कलर्स भी यूज़ किए हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि नारी बहुत कोमल होती है, तो मैंने कोमल कलर्स को तो लिया है लेकिन उसके स्ट्रेंथ को मैंने दिखलाया है। और इस पेंटिंग का नाम ही मैंने नारी शक्ति रखा है कि वो कितनी शक्तिशाली है। वो अपने घर के भी काम कर रही है, बच्चे को भी संभाल रही है, अर्न भी कर रही है और बहुत खुश है। उसके चेहरे से आप देखेंगे कि वो बहुत शांत है, बहुत खुश है। और जबकि वो लेबर है, लेबर, और उसके कपड़ों से आप देखेंगी तो मुझे लगता है कि नारी में बहुत शक्ति है और मैंने नारी की शक्ति पे ही ये पेंटिंग बनाई है। देखिए जो एक आर्टिस्ट होता है, ख़ास तौर पर अगर वो एक चित्रकार है, तो हमें लगता है कि उसको बड़ी गहराई से चीज़ों को देखना पड़ता होगा, समझना पड़ता होगा, तभी चित्रों में वो भाव आप ला पाते होंगे। और आपने बताया कि ट्रैवलिंग के जरिए आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो इसका मतलब आप घूमने के शौकीन हैं। जी जी, मुझे घूमने का बहुत शौक है और जब मैं घूमने कहीं भी जाती हूँ तो वहाँ की लोकल लाइफ को मैं ऑब्जर्व करती हूँ, लोकल लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, उनके लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करती हूँ या फिर वहाँ की सीनरीज को ऑब्जर्व करती हूँ और मैं फिर उसको अपनी पेंटिंग में उतारती हूँ। बहुत खूब मैम। थोड़ा सा हम चित्रों में जो रंग है, आपने थोड़ा अभी बताया, मेरी दिलचस्पी है जानने में कि रंगों का आप इस्तेमाल कैसे करती हैं। जैसे आपने कहा कि अभी एक महिला को शांत दिखाना था, चीज़ों को नॉर्मल दिखाना था, तो हल्के रंग का इस्तेमाल किया। तो मैं थोड़ा और रंगों के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए अर्पिता जी, रंगों का प्रभाव पेंटिंग्स पे बहुत पड़ता है। एक्चुअली हम अपने रंगों के थ्रू ही, रंग हमारे लिए लैंग्वेज है, रंगों के थ्रू ही हम अपने मैसेज को, अपने जो संवाद है वो हम पेंटिंग के थ्रू करते हैं। हर एक पेंटिंग हमारी एक सोच है, हमारी एक कहानी है। तो हम रंगों का जो चुनाव करते हैं, हर एक रंग का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जैसे कि अगर हम किसी पेंटिंग को शांत दिखलाना चाहते हैं, सौम्य दिखलाना चाहते हैं, तो ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर इस्तेमाल करते हैं। जब नेचर से रिलेटेड पेंटिंग करते हैं तो वहाँ हम बहुत ज़्यादा ग्रीन्स का इस्तेमाल करते हैं, वाइट का इस्तेमाल करते हैं। या फिर जब कह लें कि जब मुझे, जैसे कि मैंने स्पिरिचुअल पावर हो, स्पिरिचुअल दिव्य शक्ति हो, ऐसी पेंटिंग मुझे बनानी है, भगवान से रिलेटेड पेंटिंग बनानी है जहाँ पे एनर्जी है, उत्साह है, खुशी है, तो मैं वहाँ पे रेड कलर यूज़ करती हूँ, येलो कलर यूज़ करती हूँ, ऑरेंज कलर यूज़ करती हूँ। और रंगों का प्रभाव हमारे लाइफ में बहुत पड़ता है। वो पेंटिंग देखने में भी खूबसूरत होनी चाहिए, फिर बैलेंस भी बना होना चाहिए। कहीं मतलब मैं हर एक पेंटिंग में मैं कुछ डार्क शेड्स भी देती हूँ, लाइट शेड्स भी देती हूँ, ताकि वो देखने में बैलेंस भी बना रहे और वो मेरी कहानी भी पूरी हो सके उस पेंटिंग के माध्यम से। बहुत खूब, रंगों के बारे में आपने काफ़ी दिलचस्प बातें बताई हैं। अच्छा मैम, आप किस तरह के रंग, जो जैसे ऑयल कलर है, वाटर कलर है, आप क्या प्रेफर करती हैं? मैं हर एक माध्यम की यूज़ करती हूँ। मैं ऑयल कलर्स भी यूज़ करती हूँ, एक्रिलिक भी यूज़ करती हूँ, वाटर कलर्स भी यूज़ करती हूँ। जब मुझे पेपर पे काम करना होता है तो मैं वाटर कलर यूज़ करती हूँ, या फिर जब नेचुरल ब्यूटीज़ पे काम करना होता है मैं वाटर कलर यूज़ करती हूँ। ऑयल कलर में भी यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं मौसम के हिसाब से करती हूँ, क्योंकि ऑयल कलर को लेयर्स में डालना थोड़ा मतलब मौसम के हिसाब से जाड़े में सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं एक्रिलिक कलर भी प्रेफर करती हूँ। एक्रिलिक कलर सूखते भी जल्दी हैं, काम भी जल्दी जल्दी होता है। तो और चारकोल है, पेंसिल है, मैं स्केचेस बहुत करती हूँ, चारकोल का भी इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं हर एक मीडियम को यूज़ करती हूँ। बहुत खूब मैम। बता रहे आपकी बातें कि जो है पेंटिंग को आपने बहुत गहराई से सीखा भी है और जाना भी है। जी। कहाँ से रुचि हुई आपकी, मतलब आप कब से इसकी शुरुआत आपने की? देखिए, पेंटिंग की शुरुआत मेरी बचपन से ही है। मतलब बचपन से ही मुझे बहुत शौक़ रहा और ये मेरे पढ़ाई के साथ साथ चला। और मैंने कई जगह ट्रेनिंग भी ली। मेरे फादर का जैसे ट्रांसफरेबल जॉब था, तो जहाँ जहाँ वो गए वहाँ मैंने ट्रेनिंग भी ली और उनका बहुत सपोर्ट रहा, मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा। फिर मेरी सिस्टर भी पेंटिंग किया करती थी, तो वहाँ से भी मुझे देखने को बहुत कुछ मिला, बहुत इंस्पिरेशन मिला, परिवार से बहुत इनकरेजमेंट मिला। तो पेंटिंग की जर्नी पढ़ाई के साथ साथ लगातार चलते रही, बड़े होने के बाद भी।
और फिर कॉलेज के बाद भी काम करने के दौरान भी मैं पेंटिंग को जारी रखी, क्योंकि पेंटिंग मेरा जुनून है, मेरी हॉबी है। हाँ। और मुझे ये करना अच्छा लगता है क्योंकि एक तो आनंद भी आता है, फिर स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं हम दिन भर के काम से, तो पेंटिंग करना मुझे बहुत पसंद है। आप सिविल इंजीनियर भी हैं, तो जी। ये पेंटिंग करते करते सिविल इंजीनियर कैसे बन गए? नॉर्मली जैसे किसी को जिस चीज़ में शौक होता है उसी जी। को करियर के रूप में ऑप्ट करता है, जी। आप इंजीनियरिंग में कैसे शिफ्ट हुई फिर? मेरे फादर सिविल इंजीनियर हैं, तो मुझे वो भी प्रोफेशन बहुत शुरू से अच्छा लगा, बचपन से बहुत अच्छा लगा, और मैं सिविल इंजीनियर ही बचपन से बनना चाहती थी। पेंटिंग मेरा शौक था, तो मैं पेंटिंग को हमेशा पढ़ाई के साथ जारी रखी। मैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में पेंटिंग हमेशा करती रही, और जब बड़ी हुई तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई MIT मणिपाल से की, और पेंटिंग लेकिन मैं हमेशा सीखते रही, और मैंने पेंटिंग में भी BFA किया हुआ है, और लगातार पेंटिंग मेरा पैसन है, जुनून है, और मैं इसके लिए मैं बहुत समय निकाल लेती हूँ। बहुत मुश्किल होता है दो दो चीज़ों को संभालना, और महिलाओं की तो जिम्मेदारियां इतनी सारी होती है। शादी के बाद कभी आपको ये प्रेशर नहीं हुआ कि आप सिविल इंजीनियर के रूप में भी काम कर रही हैं, अपने शौक के लिए आप चित्र भी बना रही हैं और घर को भी देखना है? कैसे, मतलब वो नारी शक्ति, वो दुर्गा शक्ति कहाँ से लाती थी आप? देखिए, हर एक इंसान जो चाहे कर सकता है, और अपने पैसन के लिए, अपने जुनून के लिए उसको टाइम निकालना पड़ता है और निकाल लेता है। और मेरे फैमिली में मुझे बहुत सपोर्ट मिला, मेरे हस्बैंड से, मेरे शादी के बाद भी मेरे हस्बैंड से बहुत सपोर्ट मिला, मेरे बच्चे से बहुत सपोर्ट मिला। तो मुझे टाइम निकालना मतलब ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं लगता है। प्रोफेशन है मेरा अलग है, लेकिन पेंटिंग के लिए मेरा जुनून है, मेरा शौक़ है, तो उसके लिए मैं समय निकाल लेती हूँ। मैं ज़्यादातर शाम के वक्त करती हूँ, रात के वक्त करती हूँ, या फिर छुट्टियों में मैं करती हूँ। और हर एक दिन मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ आधे घंटे भी मैं कुछ काम कर सकूँ, और टाइम मैनेजमेंट मैं करके चलती हूँ। मैं किसी भी काम को बहुत लगन से करती हूँ, वो ऑफिस का काम हो या फिर कोई भी घर का काम हो या पेंटिंग को, मैं उसको 100% देना चाहती हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट करती हूँ, पूरे दिन की प्लानिंग करती हूँ, और ऐसे मुझे समय मिल जाता है। बिल्कुल, और ख़ास बात यह है कि अगर अपनों का साथ हो, उनका जी। सहयोग हो, तो ज़िंदगी में हम कितना कुछ कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमारे कुछ अपने ही हमारे कदम भी पीछे खींच लेते हैं। तो जो लोग भी सुन रहे हैं शीला जी को, उनसे ज़रूर सीखना चाहिए कि अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को आगे बढ़ने में मदद कीजिए, उनके शौक़ को ज़िंदा रखने में, उसे पूरा करने में पूरा सपोर्ट करिए। आज के दौर की ये ज़रूरत भी बन गई है। और आपसे एक ख़ास सवाल मैं और लेना चाहूँगी, चूँकि पेंटिंग क्षेत्र में आप कई प्रदर्शनियों का हिस्सा रहीं, जी। पब्लिक से कैसा रिस्पांस मिलता है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। जब हमारी पेंटिंग गैलरीज में लगती है, तो पेंटिंग देखिए, वो वहाँ पे क्या होता है कि हम कितने भी सोशल मीडिया में एक्टिव हों पेंटिंग्स को लेकर के, लेकिन जब फेस टू फेस हम दर्शकों से मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उनकी रिएक्शंस में देखने को मिलता है, उनका इनकरेजमेंट मिलता है। तो गैलरीज में पेंटिंग प्रदर्शित करना या किसी को दिखलाना, एग्जिबिट करना बहुत अच्छा लगता है, और मोटिवेशन भी मिलता है, इनकरेजमेंट भी मिलता है। तो ऑन द होल वर्कशॉप्स में जाना, गैलरीज में जाना बहुत अच्छा लगता है, या फिर किसी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट से मिलने का मौका मिलता है, बहुत लोगों से जान पहचान बढ़ती है, तो ऑन द होल बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, यानी आप जितना जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया मैम। थोड़ा और बताइए अपने बारे में कि और क्या-क्या शौक़ हैं आपके? आप लिखती भी हैं कविताएं वगैरह भी? जी। मेरा बचपन से ही आर्ट में बहुत इंटरेस्ट रहा। मैं पढ़ाई के साथ-साथ मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। जितनी भी घर में मैगज़ीन्स आती थी, जितने भी बुक्स आते थे, मैं उनको पढ़ती थी। मुझे बचपन से ही पढ़ने का भी शौक़ है, और कविताएँ भी मैं लिखती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है तो। तो मुझे अपने शौक़ को पूरा करने का जुनून है, मेरा ये शौक़ है, तो मेरे लिए टाइम भी निकल जाता है इन सब चीज़ों के लिए। लिखने की बात आपने कही, तो मतलब आप ये जो कविताएं लिखती हैं, जी। क्या इसी से आपका आर्ट भी रिलेट करता है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कई कविताएँ लिखती हूँ, नारी शक्ति पे लिखती हूँ, या कई बार हमारी जो परिस्थिति आती है और हम उससे घबरा जाते हैं, हमारी खुशी छिन जाती है, तो मैं इन सारे टॉपिक्स पे कविताएँ लिखती हूँ। तो आपने देखा होगा मेरी पेंटिंग्स में इन सब टॉपिक्स पे हैं, तो बहुत रिलेट करता है, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से बहुत रिलेट करता है। बिल्कुल, इसीलिए देखिए दर्शकों कि हमारा एक काम हमारे दूसरे काम को कितनी हेल्प कर सकता है। मतलब ये है कि आपके अंदर जितने भी गुण हैं वो एक दूसरे के पूरक गुण भी बन सकते हैं। तो कोई भी काम जो आप करते हैं वो व्यर्थ नहीं होता है, वो आपको और बेहतर करता है और निखारता है। और शीला जी इसका एक साक्षात उदाहरण है।
शीला जी ने तमाम जो काम किया है उनसे सीखने की भी ज़रूरत है। तो ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे युवाओं को बताइए कि अगर उनको एक आर्टिस्ट बनना है, ख़ास तौर पर एक चित्रकार बनना है, तो पर्टिकुलर क्या पढ़ाई की ज़रूरत पड़ सकती है, किस तरह से वो वर्क सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मैं युवाओं को कहूँगी कि ये एक दिन का काम नहीं है कि कुछ दिन काम किए और उसको छोड़ दिए। लगातार इसमें मेहनत करना है और लगातार बने रहिए, प्रयास करते रहिए, और जिस काम को आप जिस भी आर्ट में आप जाना चाहते हैं वो खुशी होकर के कीजिए, खुश होकर कीजिए, आनंद से कीजिए, और मेहनत से नहीं घबराना है। और रंगों के, अगर चित्रकला में है तो रंगों के प्रयोग कीजिए, उससे डरिए नहीं, और एग्जीबिशंस ज्वाइन कीजिए, वर्कशॉप्स को देखिए, अच्छे आर्टिस्ट को देखिए, सुनिए उनके साथ, उस माहौल में रहिए, उसका असर भी आप पे पड़ेगा। फिर सोशल मीडिया भी है, उसका भी सहारा ले सकते हैं, कुछ ज्ञान ले सकते हैं, कुछ ज्ञान दे सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि मेहनत करने से नहीं डरना है और लगातार बने रहिए, एक दिन में ये आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। अच्छा मैम, बहुत सारी गृहिणियाँ भी हैं जो शायद बचपन में चित्रकारी करती रही होंगी और शायद आज उनके हाथ में वो काम नहीं होगा जी, तो आप उनको कैसे सजेशन देंगी, क्या सुझाव देंगी कि वो अपने इस पैशन को फिर से जिंदा कर लें? क्या वो करें कि वो दोबारा से अपने शौक को भी पूरा कर पाएँ और इसमें प्रोफेशनली आ सकें? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि वो अपने शौक़ को पहले पहचानें, किस फील्ड में उनका शौक़ है, और उस शौक़ के लिए वो टाइम निकालें। और ऐसा नहीं है कि घर की ज़िम्मेदारी ही में पूरी टाइम निकाल दें, क्योंकि अपने शौक़ को अगर आप मेंटेन करके रखते हैं, उसको लेकर के चलते हैं, तो आप लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस से बच सकते हैं और क्रिएटिविटी आपकी बनी रहती है। तो शौक़ को अपनाइए, उससे रिलेटेड आपको अगर लगता हो तो ट्रेनिंग लीजिए और लोगों से मिलिए, वैसे माहौल में रहिए, उस माहौल का भी असर पड़ेगा। जहाँ आजकल तो इतने सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ ज्वाइन कीजिए। फिर सोशल मीडिया का भी आप सहारा ले सकते हैं। तो मैं तो गृहिणियों को यही कहूँगी कि अपने शौक़ को जागृत करें और उसको फिर से अपनाएं और उस पर टाइम दें। एक बड़ा कठिन सवाल मैं आपसे ज़रूर लूँगी। देखिए, जब कोई सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता है तो कदम पीछे खींचने वाले भी बहुत मिलते हैं। तो कभी आपने संघर्ष का दौर देखा है? किस तरह का संघर्ष देखा है, तो कैसा वो संघर्ष रहा? मुझे ऐसा कोई संघर्ष करने का नहीं मिला। मुझे सपोर्टिव लोग ही मिले एक्चुअली। लोग ज़्यादातर अच्छे ही होते हैं और सपोर्ट बहुत मिलता है। एक बार आप जिस भी काम में हैं, आप जिस काम में बाहर निकलते हैं, लोगों का सपोर्ट बहुत रहता है। तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है इस फील्ड में, या फिर किसी भी फील्ड में मुझे संघर्ष करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे फील नहीं हुआ। मतलब आप काफ़ी भाग्यशाली हैं कि लोगों ने आपके कदम नहीं खींचे, बल्कि आपको आगे बढ़ाने में लोग साथ आए हैं, और ईश्वर की कृपा है। चलिए, बहुत अच्छी बात। आपने बताया कि आपके घर परिवार में भी काफ़ी लोग पेंटिंग के क्षेत्र में रहे, आपकी बहन खास तौर पर। जी, मेरे बचपन से ही मेरे घर में, मतलब मेरी सिस्टर्स जो हैं वो भी पेंटिंग किया करती थी, स्केचेस किया करती थी। तो मेरा भी उनको देख देख के शौक़ रहा और मैं भी पेंटिंग करने लगी, और वो ट्रेनिंग लेती थी तो मैं भी उनके साथ जाया करती थी। तो इस तरह मेरा अपना जर्नी पेंटिंग का शुरू हुआ। मतलब अगर हमारे घर में कोई कलाकार है, किसी भी तरह का कोई कलाकार है, तो उससे हमें सीख लेना चाहिए। घर में ही एक ट्रेनर मौजूद रहता है, माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए शीला जी, बहुत अच्छा लगा आपसे तमाम बातचीत करके, और आपने हमारे तमाम युवाओं को, महिलाओं को काफ़ी प्रेरित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे खास बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद अर्पिता जी, और धन्यवाद बिहार की टीम को भी। दरअसल 40 साल से ये चित्रकारी कर रहे हैं। आप उम्मीद करिए कि 40 साल में इन्होंने कितनी बड़ी चित्रों की दुनिया बना ली होगी। ना सिर्फ बिहार, बल्कि हमें लगता है कि ये देश दुनिया के तमाम चित्रों को भी आत्मसात कर चुके हैं, और इनके चित्रों को ज़रूर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इनका स्वागत कर लेते हैं कार्यक्रम बिहार में। बहुत बहुत आपका स्वागत है मनोज कुमार बच्चन जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपकी कला जितनी खूबसूरत है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। कि ये आपकी जो आर्ट है, ये जो गहराई है, कहाँ से लाते हैं आप? देखिए, एक दिन की कोई प्रक्रिया नहीं है। ये वर्षों से आपने जो जिया है, जो आपने देखा है, जो आपने अनुभव किया है, वो वर्षों से आपके अंदर मन में पकता रहता है, और फिर उसके बाद फिर वो कहीं कहीं आपके चित्रों में भी आता है। बहुत मासूम सवाल नहीं है, इसके लिए बहुत डेप्थ की ज़रूरत है, बहुत सोचने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जिस चीज़ों को आपने जिया हो, वो अब आपके चित्रों में उभर रहा हो, आपके लेखनी में आ रहा हो। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, कॉमन लाइफ का ये प्रक्रिया है। आदमी जो जीता है वही उसके चीज़ों में भी आता है, जो वो अनुभव करता है वही उसके चीज़ों में भी आता है, पेंटिंग में आता है। तो ज़रा ये जो चित्र मुझे काफ़ी आकर्षित कर गया, वो बुद्धा के बच्चे वाले स्वरूप को,
इसको कैसे नहीं, आपने? आप उसमें देखेंगे एक छोटा सा एक बुद्ध, एक हाँ। मतलब एक पार्क में बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है और उसके नीचे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ। मीन्स ये आप सोचे कि उसके पुस्तक और उसके सारे कुछ बैग्स वगैरह इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। तो जिनको पढ़ने की ललक है वो अभी भी मतलब ऐसी जगह चुन लेते हैं जो हम लोग सोच नहीं सकते कि किसी मतलब स्कल्पचर के नीचे वो जाके बैठ के पढ़ सकते हैं, वहाँ भी ज्ञान हासिल कर सकते हैं। हालांकि उनको बुद्ध के बारे में नहीं पता, लेकिन वो आसानी से वैसी जगहों पे जाके बैठ के पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें मैंने देखी। बोध गया में एक जगह एक मूर्ति लगी हुई थी, उसके नीचे कुछ बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे। तो आज से करीब 25 साल पहले मैंने देखी थी और जहांगीर आर्ट गैलरी के लिए मैंने इसको किया था, क्योंकि मेरा शो था वहाँ जहांगीर आर्ट गैलरी में। तो मुझे लगा कि बिहार से मैं जा रहा हूँ तो बिहार की कुछ बात हो, यहाँ के रहन सहन, यहाँ के लोगों की बात हो। तो उस सीरीज़ में मैंने बुद्ध पे कुछ काम किया था, तो वो बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत संतुष्टि मिली उस काम को। बहुत खूब। आपने अभी जिक्र किया कि आप बिहार की बात करना चाहते हैं, तो 40 साल आपने दिए हैं। हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि बिहार की ये जो चित्रकला है, बिहार का जो आर्ट है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं आर्ट के फॉर्म में। सबसे पहले आर्ट और कला दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि भरत मुनि ने जब कला शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, तो आप वहाँ देखेंगे कि जो कला शब्द है उसमें साहित्य भी है, उसमें नृत्य भी है, उसमें नाटक भी है, उसमें चित्र भी है, माने सारी चीज़ों को आप उसमें समाहित देखते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो आर्ट फॉर्म की बात हो रही है, ख़ास करके कंटेम्प्रेरी की बात होती है, तो कंटेम्प्रेरी तो अपने समय में हर चीज़ें होती है। बेसिकली आर्ट में टाइम का होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे आर्ट के लिए समय का होना ज़रूरी है। आप जिस समय को जीते हैं वो उसमें दिखना चाहिए, वो झलकना चाहिए, और वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कंटेम्प्रेरी आर्ट के लिए। खास करके अभी भी उसमें एक दो तीन बातें आ रही है कि मॉडर्न आर्ट क्या होता है, कंटेम्प्रेरी क्या होता है, फोक क्या होता है। तो अभी भी ये बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, जिसको सोचने और समझने की ज़रूरत है। जैसे सिंपली हम लोग कह देते हैं कि स्केच उसने किया, उसने इलस्ट्रेशन किया, उसने पेंटिंग किया, उसने ड्राइंग किया। ये चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे शॉर्ट हैंड होता है तो उसी तरह से स्केच होता है। जब आपको कुछ बढ़िया बनाना है तो आप अपने स्केच में कम से कम समय में, मतलब 1 मिनट के अंदर आप कोशिश करते हैं, वो स्केच होता है। फिर उसी को हमने डिटेल्स किया तो उसका फिर इलस्ट्रेशन फॉर्म में वो आ गया। फिर हम जब चित्र बनाते हैं तो वो अलग चीज़ हो गई। फिर उसमें धीरे धीरे हम काम करते हैं। तो ये एक तरीका है, एक चलने का एक तरीका है। लोग इसको समझ नहीं पाते। लोग स्केच को समझ जाते हैं कि पेंटिंग होगा। हाँ। लोग ये समझ जाते हैं कि इलस्ट्रेशन, जबकि इलस्ट्रेशन पूरी की पूरी कहानी है, चित्रकथा है वो। और भारतीय सभ्यता संस्कृति में जो चित्रों का है वो मतलब जहाँ से चित्र आए हैं वहाँ से आप देखेंगे तो उसमें इलस्ट्रेशन ही है। उसमें मतलब लोग चित्रों को देख के ये समझते हैं कि उसके पीछे ज़रूर कोई कहानी होगी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। वो आपके फीलिंग्स को उजागर करता है। ये अपने आप में एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, जिसको समझने की ज़रूरत है। उसके लिए थोड़ी बहुत आपको भी इंटरेस्ट लेना होगा, थोड़ा आपको भी जानकारी लेना होगा। ऐसे नहीं हम अभी आजकल कह देते हैं कि ये मॉडर्न पेंटिंग है, ये मेरे समझ में नहीं आता है। ऐसा कुछ है नहीं। आप उस भाषा को समझने का प्रयास करेंगे तभी आप उसको समझ पाएंगे। बिल्कुल। उसके लिए चित्रों के साथ आपको बैठने की आवश्यकता है, उससे बात करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि अब तुरंत आप कोई चाइनीज़ आपके पास आ जाएगा और उसकी भाषा को आप समझ लेंगे। आपको थोड़ा सा पर्सनल इंटरेस्ट लेने की जरूरत पड़ेगी। किसी ज्ञान को लेना है तो पहले उसके नज़दीक जाना होगा। जाना बहुत खूब बात की। बिहार के परिदृश्य में और कुछ बातें मैं आपसे ज़रूर समझूंगी। देखिए, हमने मधुबनी पेंटिंग है, मंजूसा पेंटिंग है, बहुत सारी चित्र के बारे में, चित्रकारों के बारे में, चित्रकलाओं के बारे में देखा है, सुना है, जाना है। लेकिन अगर हम बिहार के अलग अलग कल्चर को उठाते हैं तो हमें लगता है कि हर कल्चर की एक अपनी कहानी है। और ठीक आपने कहा कि चित्रों में एक कहानी के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ भावनाओं का जिक्र होता है। तो बिहार की क्या भावनाएं रही हैं? चित्रों की दुनिया में बिहार कितना आगे बढ़ा है, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले बिहार को समझने की आवश्यकता है। बिहार एक छोटा सा देश है, यहाँ की 5 भाषाएं हैं। तो अब खान पान सब जगह का अलग अलग है। अंगिका, बज्जिका, मिथिला, अंग प्रदेश और मगध। आप सोचिए कि 5 भाषाएं हैं यहाँ, 5 का रहन सहन अलग है।
निसंदेह सबकी लोक संस्कृति भी अलग होगी। मधुबनी लोक चित्र शैली की जहाँ बात आती है तो आप रामायण के समय से देख सकते हैं, उसके उदाहरण मिल जाएंगे बहुत जगह। ऐसे मतलब रामायण को आप पढ़ेंगे तो उसमें जब सीता लौट के आती हैं लंका से तो वो फिर चित्र बनाती हैं। जब उनकी शादी होती है सीता की तो उसमें पूरा मिथिलांचल के जो भी दीवार थे वो चित्रों से सजे हुए थे। तो आपको वहाँ इसका मिल जाएगा। अंग प्रदेश की कला है मंजूषा कला, लोक कला जो है, आप उसमें बिहला बिश्वरी की एक कहानी जानती होंगी, लोक गाथा है। तो उस गाथा पे वो मतलब आप उसको मान सकते हैं कि वो एक ऐसी शैली है जो उसमें खास करके उसी का वर्णन हुआ है। और सबसे मज़े की बात है कि एक दिन की वो पूजित कला है। तो वो अपने मंजूषा से अलग होके अब फिर जैसे मधुबनी चित्र शैली के साथ क्या हुआ कि 1934 के भूकंप में W.B. आर्चर जब उनने उनको देखा और लंदन में पूरे बिहार की कलाओं का, लोक कलाओं का खास करके प्रदर्शनी लगाई W.B. आर्चर ने इंडिया हाउस में, तो उसमें बिहार की मंजूषा कला भी थी, बिहार का मतलब मिथिला पेंटिंग भी था और कुछ और अन्य चीज़ें थी जो क्राफ्ट्स में आता है। तो इन सारी चीज़ों की उन्होंने प्रदर्शनी लगाई। तो ये इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है। और ख़ास करके अब देखिए फलक भी कितना बड़ा बड़ा है मिथिलांचल के लोगों के लिए। आप देखें मिथिला लोक चित्र शैली में रामायण है, गीता है, इन सब को अपने जो आख्यान है उनको लेके उन लोगों ने काम किया है। जबकि मंजूषा में एक दिन के लिए ही वो पूजित शैली है। बिल्कुल। और फिर अभी एक मगध क्षेत्र में मतलब आ गया है, अभी एक लोक चित्र शैली अभी प्रचलित हुई है, उसको उन लोगों ने भोजपुरी चित्र शैली कहा है। तो भोजपुरी चित्र शैली में भी काम होता है, बहुत तरह से काम वो लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें भी एक पीड़िया कला है। पीड़िया एक्चुअली भाई बहन का एक त्यौहार है जो किया जाता है, उस पर वो चित्र बनाते हैं, गोबर से दीवारों पे गोबर को लगा के फिर उसके अंदर कुछ रंग भरते हैं वो लोग। तो इस तरह की ये शैलियाँ जो हैं, ये लोक शैली मतलब इतनी अच्छी है और उसका आपके संस्कार से सीधा सीधा संबंध है। बिल्कुल बच्चन जी, आप ये जो वैरायटी बता रहे हैं कि जो हमारी बिहार की अलग अलग संस्कृतियां हैं, जो अलग अलग कल्चर है, हर किसी में एक कहानी है। कोई बहुत वृहद है, किसी में एक छोटी सी कहानी भी काफ़ी सालों से प्रचलित है और चित्रों में उभरती हुई नज़र आती है। अब ये जो संस्कृति, ये जो संस्कार है, आज कितने समृद्ध हुए हैं और आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने 3 मगध के बारे में बताया, उसके अलावा 2 आपने बताया कि और बचे हुए हैं। नहीं, 2 जगह का अभी पूर्ण रूपेण से जो आख्यान है हमारे, उसमें अभी उसकी चर्चा नहीं हो पाई। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस पर कुछ काम करें। जैसे बज्जिका क्षेत्र की कला होनी चाहिए, अंगिका की हो ही गई, मिथिलांचल की हो ही गई, भोजपुरी की हो ही गई। तो मगध की भी कला आप देखिए, मौर्यन पीरियड में जो उस समय आप देखें बहुत ज़्यादा मूर्ति बहुत ज़्यादा बना है मौर्यन पीरियड में। सही बात। और ख़ास करके मौर्यन पीरियड की ये विशेषता है कि उस मूर्तियों में आप देखेंगे जो पॉलिश है वो अद्भुत है। पूरे विश्व में इसकी कल्पना मतलब सोचा जा सकता है, पूरे विश्व इस पर रिसर्च भी कर रहा है कि उस समय आज से 2500-3000 वर्ष पहले कैसे लोग इस तरह सेंट स्टोन पे कैसे इस तरह का पॉलिश ला पाते थे। ये बहुत यक्षिणी का सबसे बड़ा उदाहरण है जो बिहार संग्रहालय में भी रखी हुई है। बिहार हमेशा से समृद्ध रहा है, अपनी कलाओं से लेकर, अपनी परंपरा से लेकर, अपने कल्चर से लेकर, हर दिशा में, चाहे वो अध्यात्म का ज्ञान हो, चाहे विज्ञान का ज्ञान हो, हर क्षेत्र में बिहार अव्वल रहा है। और आप जो इतिहास बता रहे हैं, मेरी भी दिलचस्पी बढ़ गई है। और मतलब अगर आप गहराई से बताएं तो ये 8 कलाएं और कितनी समृद्ध हुई हैं आगे जाकर? देखिए, समृद्धि की बात है तो आप छोटे से राज्य बिहार में 2 उस समय विश्वविद्यालय थे, विक्रमशिला और नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय को आप देखें तो उस समय जो औजार बनते थे, उनके ढालने की प्रक्रिया, लोहे के ढालने की प्रक्रिया, वो वहाँ मिल जाएगी। अभी अभी उत्खनन हो रहा है राजगीर में, आप वहाँ भी मिल गया इस तरह का सबूत। तो ये सारी चीज़ें तो आप में पहले से थी। बिहार इन सब चीज़ों में सबसे आगे रहा। कला संस्कृति से लेके आप किसी भी विधा को लेके आगे बढ़ेंगे
तो आपको बिहार उसमें अव्वल मिलेगा, आगे रहेगा और आगे रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल मनोज जी, अब मेरी दिलचस्पी बढ़ गई है आपको जानने में, क्योंकि आपने इतना ज्ञान जो समेटा है, निश्चित रूप से आपकी परवरिश, आपका माहौल बहुत खूबसूरत रहा होगा। और 40 साल तो आपकी कला के अनुभव हैं, उससे ज़्यादा आपका जीवन का अनुभव है। तो कहाँ के रहने वाले हैं, आपका गाँव घर सब कहाँ है? देखिए, मेरा बेगूसराय ज़िला का मैं रहने वाला हूँ। मेरा एक छोटा सा गांव है रघुनाथपुर, जो सड़क के किनारे है, NH 31 के बगल में, और वहाँ से गंगा मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है। तो छोटी सी जगह है, बहुत परेशानी हुई शुरू में। परिवार के लोग, चूँकि शैक्षणिक वातावरण में मैंने अपनी आँख खोली थी, तो उसमें मैंने देखा कि आर्ट के प्रति उतनी दिलचस्पी नहीं है। जो घर में जो संस्कार होते हैं उसमें बस आर्ट का जितना उपयोग होता है उतना ही था। लेकिन मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई। बचपन से मैंने देखा कि अपनी उंगलियों को, कि कहीं मैं कुछ लिखता पढ़ता भी था तो उसके अगल बगल कुछ बना दिया करता था। तो बाद के दिनों में ये बढ़ता गया मेरा शौक़, और फिर घर के लोगों को अंततः मानना पड़ा, और फिर मैं 1993 में पटना आर्ट कॉलेज में आया। 93 में आपने मतलब फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब आप और परिवार के सारे लोगों ने करेंगे। मतलब मेरा यहाँ नामांकन करवा दिया। उसके बाद मैंने शुरुआत की आर्ट सीखना, और फिर पढ़ाई जब आपने शुरू की तो देखिए, जब इस तरह के आर्ट फॉर्म में हम लोग उतरते हैं तो एक प्रेशर रहता है कि कुछ कमा लो बेटा, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, वो सारी तो उस दौर में और लोग बातें कहते होंगे। ये चीज़ें सभी के साथ होती है, लेकिन मेरे साथ उतना नहीं हुआ, इसलिए कि मैंने काम पे विश्वास किया। मुझे विश्वास था कि अपने काम पे मैं जो भी करता था वो ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि सब कुछ बढ़िया चलता गया। और 93 में आने के बाद मैं पटना का ही रह गया, और पटना में सभी विधा के लोग, मतलब जो इंटेलेक्चुअल्स हैं पटना में, उन सारे लोगों के कांटेक्ट में आया। बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला और उसको अपने चित्रों में भी लाने का मौका मिला। तो ये मेरे लिए बहुत सुखद संयोग था। बिल्कुल। और पूरे देश भर में मतलब मैंने प्रदर्शनी लगाई, एकल प्रदर्शनी और सामूहिक प्रदर्शनी। तो पूरे देश भर के कलाकारों से मुलाकात भी हुई, कई एक कला दीर्घाओं में जाना आना रहा। और जब मैं पटना आर्ट कॉलेज से निकला तो मुझे थोड़ा सा पढ़ने का शौक़ ज़्यादा हो गया, और फिर मैंने लिखना उखना शुरू किया। फिर 2-3 किताबें आई, जैसे मंजूषा कला पे, मधुबनी चित्रकला पे। फिर मैं पटना दूरदर्शन भी कुछ दिनों मतलब रहा। आपने किताबें भी लिखी हैं मंजूषा कला पे और मधुबनी पेंटिंग भी। क्या बात है, बहुत खूब। मतलब 4-5 किताबें मेरी आई हैं कला पे अभी तक, बहुत खूब। और कुछ किताबें अभी बाकी है। अभी मतलब आपका प्रयास अभी जारी, आप चित्रों की दुनिया में एक नया अध्याय गढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप भविष्य के लोगों को तैयार कर रहे हैं कि वो अपने कल्चर को ना छोड़ें। ज़रूर हम चाहेंगे कि युवाओं को आप संदेश दें कि कैसे वो इस क्षेत्र में अपनी कल्चर को समेटते हुए आगे बढ़ें। देखिए, ये तो मैं तो मानता हूँ कि ईश्वर प्रदत्त चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है 2 भागों में बटा हुआ है। ये साइंस भी कहता है और सब लोग कहते हैं। लेकिन जब आप अध्यात्म की बात करेंगी और कला की बात करेंगी तो दोनों में सिमिलरिटी है। क्योंकि आप जब काम करते हैं तो कुछ देर आपको कैनवास के साथ तारतम्य बनाने में समय लगता है, फिर आप और कैनवास के बीच दूरियां ख़त्म होती हैं, क्योंकि कैनवास एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क्स होता है। तो जब ये तारतम्य आप दोनों का मिल जाएगा तो फिर आप काम करना शुरू करते हैं। तो उसके पहले और मेडिटेशन और इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप बहुत देर तक अगर आप पेंटिंग करेंगे तो कुछ देर के बाद पता भी नहीं चलेगा कि आप चाय पी रहे हैं कि जो जहाँ आप कलर ब्रश धो रहे हैं उसको पी रहे हैं। बिल्कुल बच्चन जी, बहुत आपने एक खूबसूरत बात कही। चूँकि वक्त कम है तो मैं आपकी बात को कंक्लूड करती हूँ कि आपने कहा कि जो अध्यात्म है, जो योग है, अगर आप किसी फील्ड में काम करते हैं उतनी ही तन्मयता के साथ, तभी आप वो रिजल्ट पा सकते हैं, उसी गहराई में जा सकते हैं, और ये दोनों एक समान है। तो बिल्कुल आपने एक युवाओं को जो संदेश दिया है, मैं बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि समय कम है, आपको धन्यवाद करना पड़ रहा है, लेकिन हमें लगता है कि हमारे पास बातों का पिटारा बहुत है और आपके पास बोलने के लिए काफ़ी कुछ है, फिर भी समय की पाबंदियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम दर्शकों से ज़रूर कहना चाहेंगे कि देखिए, वक्त कम होता है, कई बार बातें कितनी बढ़ जाती हैं। चलिए फिलहाल आपको बता देते हैं कि आप बिहार बिहान के बाद क्या कुछ कार्यक्रम देख पाएंगे। आपको कार्यक्रम 9 बजे देख पाएंगे न्यू इंडिया, जो कि बिहार बिहान के तुरंत
बाद होगा। उसके बाद 9:30 बजे कार्यक्रम रहेगा माटे की गूंज। 12 बजे आप देख पाएंगे खुला आकाश का कार्यक्रम और 1:30 बजे कार्यक्रम रहेगा उपभोक्ता संरक्षण का। चलिए दर्शकों, इसी के साथ जल्दी से हमारा पता भी आप नोट कर लीजिए और अपने दिल की बातें हम तक पहुंचाइए। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड और पिन कोड है 800001। आप हमें मेल भी कर सकते हैं director.ddkpatna@gmail.com पर। तो हमारे प्यारे दर्शकों ने हमारा पता नोट कर लिया है और अब हम उनसे इजाज़त लेने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज जो आपका छठ महापर्व है बहुत खूबसूरती से बीते, आनंददायक हो, फलदायक हो, सुख समृद्धि लाने वाला हो। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।